हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। माई सैल्फ नीरज शर्मा ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पर तुहाडा स्वागत है जी। अज आपां पंजाब जीके का 19 मॉक सॉल्व करन लगे हाँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ट्रू। सिंधु घाटी सभ्यता तुसीं पढ़ी होनी है जी इतिहास दे विच। इहदे बारे पूछा गया भी किहड़ी गल सही है या किहड़ी गल नहीं हैगी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये दुनिया दियां प्राचीन सभ्यतावां दे विचों एक हैगी है। दूसरा क्वेश्चन है द प्रिंसीपल डायटीज वर इंद्र अग्नि एंड वायु। हुण इत्थे देखो तुहानूं पता हैगा भी ਜਿਹੜੀ अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये टाइम ते तीन होर सभ्यतावां चल रही सीगियां। एक आ गई सुमेरियन सिविलाइजेशन, मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन और मैसोपोटामियन ये आ गई। इजिप्टियन सिविलाइजेशन आ गई और अपनी चाइनीज सिविलाइजेशन आ गई। ठीक है, सुमेरियन और मैसोपोटामियन एक दूसरे के ही अपने जोड़े ने सिनोनियम के तौर पर वरते जाते हैं। तो उन्होंने कंटैंपरेरी जी सभ्यता चल रही सी। बट जेडे इंद्र अग्नि ते वायु ने ये आप पढ़ते हैं जो अपना अर्ली वैदिक पीरीयड चलता होंगे। आर्यंस के जोड़े प्रिंसीपल डाइटीज होंगे ने, तो आर्यंस लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए ने। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत होगी। तो यदा आंसर क्या आया अपना ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपने पूछा कि किहड़ी स्टेटमेंट सही हैगी है। नैक्सट क्वेश्चन आया, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच गवर्नर ऑफ पंजाब हैड लॉन्गेस्ट स्टे एज गवर्नर सिंस 15 अगस्त 1947। मतलब 1947 तो बाद पंजाब का सब तो लंबे समय लिए गवर्नर किहड़ा बंदा रहा है। स्मिथ, फ्रांसिस रोड्रिगस, BKN छिब्बर, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, JFR जैकब। हुण तुहानूं पता है जी पंजाब के जिहड़े पहले गवर्नर रहे ने चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी रहे हैं, तो इन्हों का ही टेन्योर है जिहड़ा ये सब तो लॉन्गेस्ट पीरियड लिए रहा 1947 तो लैके 1953 तक ही पंजाब के गवर्नर रहे नेगे। ठीक है, तो इस दे नाल ही एक चीज़ का तुसीं होर ध्यान रखना, तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच ये दसना है शॉर्टेस्ट टेन्योर, सब तो घट टाइम का टेन्योर किहड़े गवर्नर का रहा। नैक्सट आया, विच विक्टरी डांस इज़ रिकगनाइजेबल बाय द चैपिंग ऑफ हैंड्स। मतलब किहड़ा आपां जित दा नाच हुंदा जिहदे विच आपां की करदे हां ताड़ियां मार के वो नाच नूं की परफॉर्म किया जाता है। डनकारा, जुल्ली, लुड्डी या सम्मी। तो इसका आंसर आया जी अपना ऑप्शन नंबर सी, इनू लुड्डी नूं विक्टरी डांस भी कहा जाता है। नैक्सट चलते हैं, हू वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। हुण तुहानूं पता है अपना जिहड़ा पहला एंग्लो सिख युद्ध होया 1845 तो 46 दे विच होया। उस टाइम ते अपने इंडिया का गवर्नर जनरल कौन सी? लॉर्ड डलहौजी, हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हैनरी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। तो सैकेंड दे वेले जिहड़ा है लॉर्ड डलहौजी जिहड़ा है अपना सैकेंड दे वेले गवर्नर जनरल सी। नैक्सट क्वेश्चन आया, गुरु अर्जन देव जी कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सरोवर्स। मतलब अपने जिहड़े पंजवें गुरु साहिबान ने गुरु अर्जन देव जी, इन्हां दे द्वारा किहड़े सरोवर की कंस्ट्रक्शन है जिहड़ी पूरी करवाई गई है। संतोखसर, रामसर सरोवर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर सी, संतोखसर सरोवर हो गया। इत्थे की सीगा ना, हुण चौथे गुरु जी जदों मतलब चौथे गुरु गुरु रामदास जी ना गुरु अमरदास जी के कहण ते अमृतसर दे विच एक सरोवर लई खुदवान लई जांदे ने। ते जदों इत्थे जांदे ने तां इत्थे एक संत भगती कर रहे हुंदे ने, ते उह संतां ने कहा सीगा भी मतलब मेरा जिहड़ा मोक्ष मिलना वो एक गुरु दे हत्थों होना है। ते इह कह के उन्होंने मतलब आपदे अंतिम सांस लिते। ते उह संतां दा नाम संतोख सी, जिहदे करके की है इहदा नाम संतोखसर पिया। संतोखसर सरोवर हो गया, रामसर सरोवर हो गया। इस तो इलावा जिहड़ा है अमृत सरोवर एक मिनट लिखते हैं, अमृत सरोवर, विवेकसर सरोवर और अपना जिहड़ा है कौलसर सरोवर। ये तीनों सरोवर भी जिहड़े ने अपने अमृतसर के विच ही नेगे। बाई चांस पूछा जाए भी किहड़े सरोवर ने जिहड़े अमृतसर के विच ने या किहड़े बाहर ने, तो उन्हों भी ध्यान रखियो। 2 तो आ हो गए, 3 आ वाले हो गए, टोटल 5 सरोवर ये अमृतसर साहिब के विच ही नेगे। नैक्सट आया जी, विच इज़ मैंट बाय सिलसिला इन सूफीज़म। सूफीज़म के विच तुसीं कई सारी टर्मिनोलॉजी के बारे पढ़िया होना, खनका हो गया, पीर हो गया, मुरशद हो गया, मुरीद हो गया। उहदे विच ही एक वर्ड आंदा सिलसिला। हुण इहदे मतलब की पूछा गया, प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब जिथे आपां पूजा पाठ करते हैं वो स्थान हो गया। चेन ऑफ सूफीज एंड द मास्टर पासिस ऑन हिज टाइटल टू हिज सक्सैसर क्रिएटिंग ए चेन ऑफ सूफीज।
मतलब ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟੌਂਬ ਆਫ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਈਨਡ ਇਨ 1846 ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਐਂਡ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਵਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਨੇਮ ਆਫ ਬਠਿੰਡਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਗੜ੍ਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਬ ਉਤ ਤਵਾਰਿਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰੋਕਨ ਟਰੈਵਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ। ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਤਰਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਬਰ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Who among the following personalities was deported to Mandalay jail along with ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ whom of the following? ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਿਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚੇਂਜ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਥ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਸੈਂਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੈਲੰਜ ਪੋਸਡ ਬਾਈ ਇਸਲਾਮ, ਚੈਲੰਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਲੰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਥਰੂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਚੈਲੰਜ ਪੋਸਡ ਬਾਈ ਇਸਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੇਟਰ ਬਿਕੇਮ ਫੇਮਸ ਐਜ਼। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਦਕੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਿਸ ਵਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਹੂਮ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ falls in which one of the following district sorry ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ fall in which one of the following district? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਜ਼ ਐਡਿਟਡ ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੱਬਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਾਂ ਵੀਰ ਅਰਜੁਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਵੀਰ ਅਰਜੁਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤੀ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਦਾ 92 ਮੌਕ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਏ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਟਲਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ। ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਰਲਡ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ what is the name of first survey vessel built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited ਕੋਲਕਾਤਾ for Indian Navy। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਵੈਸਲ, ਸਰਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਨਾਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਲਾ, ਵਿੰਧਯਕ ਜਾਂ ਸੰਧਾਇਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੰਧਾਇਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ what is the name coined for the collection of marine debris in North Pacific Ocean। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਬਰਿਸ, ਮੈਰੀਨ ਡੈਬਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਬਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਨ ਡੈਬਰਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਈ ਸੀ ਡੈਬਰਿਸ, ਮਿਡ ਓਸ਼ਨਿਕ ਡੈਬਰਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੈਬਰੇਜ ਪੈਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਬਰਿਸ ਸਟਰੀਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਰਬੇਜ ਪੈਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦ PTPNER ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਹੁਣ PTP ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫॉर ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਅਦਾਮਾ ਬੈਰੋ ਵਾਜ਼ ਰੀ-ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗਾਂਬੀਆ। ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾਮਾ ਬੈਰੋ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਾਂਬੀਆ ਕੰਟਰੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਾਂਬੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ। ਮੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਸਿਚੁਏਟਡ। ਮਾਊਂਟ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਚਾਈਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੇਪਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਵਾਰਡਡ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੂ ਦ 22nd ਮਿਸਾਈਲ ਵੈਸਲ ਸਕੁਆਡਰਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਐਟ ਨੇਵਲ ਡੌਕਯਾਰਡ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 22ਵੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਵੈਸਲ ਸਕੁਆਡਰਨ।
ਤੇ ਸਕੁਆਡਰਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਚੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਮੁੰਬਈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਚੇਂजेस ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1976। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਸੈਕੂਲਰ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ 3 ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੀ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਤੁਹਾਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਸਟੇਟਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 5 ਤੋਂ 11 ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 51A ਦੇ ਨਾਲ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਏ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਕਿਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਆਪਣਾ 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਨੂ ਭੰਦਰ ਨਾਇਕੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 77 ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਜੀ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੀ ਹੋਲਡ ਆਫਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫॉर ਪ੍ਰੂਵਨ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। 3 ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਦ ਪਲੇਅਰ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵੋਲਟਸ। ਸੰਥਲ ਰੈਬੇਲੀਅਨ, ਪਾਵਨਾ ਰਾਈਟਸ, ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਪਲਾਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਗੰਬਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਦੇ ਮੇਜਰ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਦਰਪਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਗੋ ਰਿਵੋਲਟ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ 1859-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟਸ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਐਨੈਕਸਡ ਬਾय ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਪਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਲਿੱਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 17 ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਕਰੋਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ
Which newspaper was started by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak to serve the cause of India's freedom struggle? ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗਦਰ, ਕੇਸਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਵਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੇਸਰੀ। ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਈਟਸ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਸਿੰਧ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦਾਰੋ, ਚਾਨੂਦਾਰੋ ਜਾਂ ਸੁਰਕੋਟੋਡਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੁਰਕੋਟੋਡਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2 ਐਂਡ 3, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। The translation of Mahabharat into Persian in the time of Akbar was carried out under the supervision of। ਅਕਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਤਬੀ, ਨਾਜ਼ਰੀ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਜਾਂ ਫੈਜ਼ੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫੈਜ਼ੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਮਨਾਮਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ what is the distance between sun and earth when earth in its aphelion position। ਹੁਣ ਐਪੀਹੀਲੀਅਨ ਤੇ ਪੈਰੀਹੀਲੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਪੈਰੀਹੀਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਹੀਲੀਅਨ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਪੀਹੀਲੀਅਨ। ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਐਪੀਹੀਲੀਅਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 152 ਮਿਲੀਅਨ। ਅਗਰ ਪੈਰੀਹੀਲੀਅਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਹੀਲੀਅਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 147 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲੇਟ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੀ ਫਲੋਰ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ GST ਕਾਊਂਸਿਲ। GST ਕਾਊਂਸਿਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ GST ਕਾਊਂਸਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 279A ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਗਨਾ ਪੋਰਥੇ ਔਰਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਗਨਾ ਪੋਰਥੇ ਔਰਿਜ਼ੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ, ਫੰਗਸ ਹੈਗਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੰਗਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫੰਗਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨਾ ਪੋਰਥੇ ਔਰਿਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਲੋਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? 1000, 2000, 3000 ਜਾਂ 6000 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 6000 ਕਰੋੜ। 6000 ਸਮਥਿੰਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਹੋਸਟਡ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਵਾਟਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਲੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023। ਹੁਣ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟਲੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਪਾਸਡ ਏ ਬਿੱਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਫਰੋਮ 60% ਟੂ 77%। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 60% ਤੋਂ 77% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਝਾਰਖੰਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाया जाता है, तो मैं फिर से आशीष आपके सामने हाजिर हुआ हूं मोक 92 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंप्यूटर के सेक्शन में और चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन थे और इनको कैसे आप लोगों ने सॉल्व यहाँ पे करना है। सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ऑब्लिक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ आपके पास ओपन सोर्स की, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, आपको कोई किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो है विंडोज 7, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या नन ऑफ द अबव। तो आपके पास अगर विंडोज 7 आप लोग यूज़ करें तो इसके लिए तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो इसके लिए भी होती है। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? लिनक्स। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको ओपन सोर्स मिलता है, जिसको कि ये कंपनी बोलती है कि आप डाउनलोड कर लो और इसे जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर लो, इसका सोर्स कोड अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास? सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं उसे क्या बोला जाता है? जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं, कैरेक्टर, फील्ड, डेटाबेस या फिर रिकॉर्ड। जो आपके पास रिलेटेड फाइल होती है उसे क्या बोला जाता है? डेटाबेस के नाम से आप लोग यहाँ पे जानते हैं। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल इज नोन एज डेटाबेस। ठीक है ना। चलिए, होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आपके पास क्या लिखा है। अगर मैं बात करता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड मेमोरी यूनिट, कंट्रोल एंड आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक एंड इनपुट यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिकल एंड कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट आपके पास इसका आंसर बनेगा। तो होपफुली आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल का मतलब क्या होता है आपके पास? मशीन इंडिपेंडेंट, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम या फिर एरर प्रोन या फिर अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मशीन इंडिपेंडेंट, इसका आंसर बनेगा, ये क्या होती है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे होती है। तो होपफुली आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज टू सेंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेल इज कॉल्ड। अब देखो आपके पास यहाँ पे अगर बात करूँ, टेलनेट, पीओपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी, सारे के सारे प्रोटोकॉल ही हैं। अब उसने यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमें ये सेग्रीगेट करने में आसानी होगी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है जीमेल, जिसके को आप लोग यहाँ पे नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास वर्ड यहाँ पे यूज होता है एसएमटीपी, और एसएमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए ही यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एसएमटीपी। अब जैसे पीओपी भी अपने आप में एक प्रोटोकॉल होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या फिर पी टू पी प्रोटोकॉल। अगला है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपके पास टेलनेट का मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क। तो आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू एसएमटीपी बनेगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू रिफ्रेश। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे कि आपको रिफ्रेश करना पड़ता है? एस रैम, डी रैम, रोम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसका आंसर आएगा डी रैम। डी मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर क्या आएगा? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर क्या आएगा? डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ तो ये रहा अगला क्वेश्चन, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या फिर टेक्स्ट इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉन्ट स्टाइल। ये सारे के सारे क्या होते हैं? फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि एमएस एक्सेल में हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस 3। ये इसका मीनिंग है, ये 2 इसका स्केयर जो है वो बता रहा है 2 है इन 9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू सम, आपके पास 2 माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 का स्केयर 9 है और यहाँ पे 9। तो इसे अगर फर्दर आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब क्या बनेगा? सम यहाँ पे आएगा -7 और यहाँ पे आएगा 9। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर सम लिखा है ना, तो अगर इस टर्म को सोल्व करोगे तो ये टर्म पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है, तो आंसर क्या आएगा? 2। आंसर क्या आएगा? 2 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। तो आंसर में आपके पास यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? 2 डिस्प्ले होगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्योंकि 9 बड़ा है, 7 से छोटा है, तो ऑब्वियस आएगा छोटी वैल्यू है माइनस की, तो वो माइनस जरूर हो जाएगा। तो आंसर आएगा 2। चलिए
चलिए डन, ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्पेसिफिकेशन फॉर द लैपटॉप इंक्लूड अ टीम term 256 GB, which would the this refer to solid state drive, ROM, graphical card या फिर RAM। अगर बात करता हूँ 256 तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या वर्ड यूज़ करेंगे, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो होपफुली यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आपको मालूम है कि आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक लेके आया हूँ, मॉक 92। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा गया है नोड का ओएस मीन्स शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास TAKEJO मीन्स गुड एंड ब्यूटीफुल, गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, देन आगे है आपके पास KEOSNA। ठीक है, मीन्स ही इज गुड। देन आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग द कोड ऑफ SHE, शी का कोड आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर शी की बात करते हैं तो शी यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट लाइन में है तो इज यहाँ पे है, इज यहाँ पे है। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया वो चेक कर लेते हैं, OS। अगला है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे है, ब्यूटीफुल यहाँ पे है। ठीक है जी, यहाँ भी ब्यूटीफुल है तो इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, TA। इसका कोड क्या बना, SHE का आपके पास नोड। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नोड तो यहाँ लिखा ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अगले में आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अरेंज गिवन वर्ड इन अ सीक्वेंस इन दे आर अकर इन डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में इसे क्या करना है, अरेंज आप लोगों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखो E तो सभी जगह सेम है, G भी सेम है। ऑब्वियस सबसे पहले क्या आता है, E के बाद C आता है। तो सबसे पहले नंबर 5 आएगा, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। आंसर जी डी ऑप्शन। बाकी चेक ही ना करो यार। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, E तो सेम था, G था, G नहीं आएगा, R था, R 18 पे, C थर्ड पे आता है। तो पहला नंबर पे ही 5 आएगा, बाकी था ही नहीं। तब डी ऑप्शन आंसर। चलो नेक्स्ट देखो आपके पास KQZ MMX OIV QTT। ठीक है जी, चलिए चेक करें। 11 17 26 13 13 24 15 9 22 17 5 और 20। ठीक है जी, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास 11 से 13 पे गए हैं, प्लस ऑफ 2 हुआ है। ठीक है, 13 से 15 पे गए हैं, प्लस ऑफ 2 हुआ है। 15 से 17 पे गए हैं, प्लस ऑफ 2 हुआ है। 17 से 19 पे गए हैं, प्लस ऑफ 2 हुआ है। 19 माने तो S। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो कैंसिल है। ठीक है, अब आपके पास अगला है 17। 17 से 13 पे गए हो, क्या हुआ है, -4। ठीक है, 17 से 13 से -4, आगे फिर से -4। अब 5 से आपके पास -4, तो आपके लोग करेंगे तो क्या आएगा, A का मतलब A। एक बात तो पक्की है कि A आएगा। ठीक है, आखिरी है आपके पास 26 24 22 20, और 20 से क्या आएगा, 18। तो डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा, SAR। अगली में क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो SAR आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला मिसिंग सीरीज है। मिसिंग सीरीज में चेक करते हैं क्या है। 3 से 5 पे गए, 3 से 5 पे गए, आपके पास प्लस ऑफ 2। 5 से 7 पे गए, प्लस ऑफ 2। 7 से 11 पे गए, प्लस ऑफ 4। 17 से 19 पे गए, प्लस ऑफ 2। 19 से 23 पे गए। ठीक है, 19 और 4 23। सीक्वेंस मिल गया, 2 2 4। अब आपके पास कितना आएगा, 2।
यहाँ पे आपके पास 2 2 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 13, और आपके पास देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साफ तौर पे ये बात समझ में आई कि अगर आपने 13 में 11 में 2 ऐड कर दिए 13 आ गया, अब 11 में 4 ऐड करते हैं 15, फिर आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस आ जाता। तो यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस क्या बना, +4 करेंगे आप लोग। अगर +4 करते हैं, देखो +4 करेंगे तो क्या बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा 15, ठीक है ना। आपके पास 2 2 2 2 4 4, इससे क्या आ गया +2 2 4 एंड 4, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन 15। इस तरीके से सीक्वेंस आपके पास क्या हुआ है, रिपीट हुआ, पहले 2 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 4, इस तरीके से चलेगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कैलेंडर से, इसमें चेक करेंगे इफ ट्यूसडे फॉल ऑन द 4th ऑफ द मंथ, मतलब 4 तारीख को, 4 आपके पास को क्या है, 4 को क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखा ट्यूसडे, ट्यूसडे लिखा है ऑफ द मंथ, देन विच डे विल फॉल 3 डे आफ्टर 24, तो 24 के 3 दिन बाद, 24 के 3 दिन की बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूछा क्या गया डायरेक्ट 27 तारीख को क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आज 4 तारीख को ट्यूसडे है तो अगले 7 दिन के बाद 7 ऐड करेंगे ना, तो 11 को क्या आएगा ट्यूसडे, तो 11 में भी 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 18 को ट्यूसडे, और 18 में भी कितने ऐड कर देंगे 7, तो 18 और 2 20 5 25, 25 को क्या आएगा ट्यूसडे। पर आपको जाना कब तक था, 27, 26 और 27, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेंसडे, वेंसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे। आपके पास आंसर क्या आएगा थर्सडे, सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा थर्सडे आपके पास, तो आंसर इज थर्सडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला आपके पास यहाँ पे देखने से समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप बताना है। शू जो है वो किसके बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ लेदर। बस जो है कंडक्टर, या हाईवे एसफल्ट, या फिर मेडिसिन डॉक्टर। इसका आंसर राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आपके पास हाईवे जो है वो किसका बना होता है, एसफल्ट, ठीक है, एसफल्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, जो होता है उसका नाम एसफल्ट होता है, ठीक है, डन, सी ऑप्शन। चलिए अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से लिया गया है, चेक करेंगे। आपके पास क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, मैन सेज, कौन बोल रहा है, मैन ने कहा, क्या कहा, ठीक है, सेज दिस वुमेन, ये जो वुमेन है, इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ब्रदर, माई वाइफ, मेरी वाइफ का ब्रदर, मतलब मेरा साला, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, का फादर, मेरे ससुर की वाइफ। ये वुमेन जो है अब पूछ रहा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अ पर्सन, ये वुमेन जो है आपके पास, ये वुमेन जो है इस मैन की क्या लगती है, तो मदर इन लॉ लगती है। आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन में है, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लॉजिकली बताता हूँ। पहले आपके पास एक लड़का था, लेफ्ट हैंड साइड से भी 9th पोजीशन पे 19th पे था, और राइट हैंड साइड से भी 19th पे था, ठीक है जी। तो अगर दोनों साइड से लेफ्ट और राइट से 19th पे है, लेफ्ट और राइट से 19th पे है, तब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हैं कितने हैं। इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट साइड से कितना है 19, राइट साइड से कितना है 19, माइनस 1 कितना आ गया 38। तो टोटल इज इक्वल टू 38 आपके पास, टोटल इज इक्वल टू 38 आपका यहाँ पे आंसर, 38 आपका क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे बन जाएगा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला भी स्टिल रैंकिंग से है, इसमें चेक करते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, लो जी, कमला इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देन आगे आपके पास है बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, बिमला इज 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। देन आगे आपके पास है व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, जब इन्होंने इंटरचेंज करा तो कमला इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट।
ठीक है जी। देन आगे आपके पास क्या है, व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ बिमला फ्रॉम द राइट। अब देखो कि आपके पास ये कहा कि बिमला उठ के यहाँ पे आएगी, तो बिमला की पोजीशन राइट हैंड से कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आप लोग इस चीज़ को जरा देखें कि जब यहाँ से कमला यहाँ पे गई है तो 10 से 16 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। ऑब्वियस है जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का गैप होगा, 6 का गैप होगा। तो 12 ऑलरेडी है, 6 और आगे आएगा तो कितना आएगा, 18वें रैंक पे ये पर्सन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 18। इसका आंसर क्या आएगा, 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, नो पेपर इज पेन, पूरे के पूरे पेपर जो है पेन नहीं है। आगे है नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल एंड ऑल इरेजर आर पेपर, ऑल इरेजर आर पेपर। तो सबसे पहला फर्स्ट कंक्लूजन है सम पेपर आर इरेजर, सम पेपर आर इरेजर। हाँ पहला सही है जी, पहले में कोई दिक्कत नहीं है। अगला है नो पेंसिल इज इरेजर, पूरे के पूरे पेंसिल जो है इरेजर नहीं है, भाई रिलेशन ही है, गलत। अगला है नो पेन इज इरेजर, पूरे के पूरे पेन जो है इरेजर नहीं है, सही बोल रहा है जी। अगला है ऑल पेपर आर इरेजर, ऑल पेपर आर इरेजर, गलत बोल रहा है जी आपके पास। ठीक है, तो आपके पास 1 और यहाँ पे 3 फॉलो करेगा, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, नन फॉलोअर्स। जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, नन फॉलोअर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी हुई है कि आप लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो आपसे पूछा गया है 12 + 2 करेंगे तो 6 है, 27 + 9 करेंगे तो 3 है, और 15 + 5 करेंगे तो आपके पास 3 है। अब अगर मैं बात करता हूँ, एक बड़ी सिंपल सी बात है, देखो ऐसे तो नहीं होगा, बट अगर मैं इन सभी की जगह पे डिवाइड लगा दूँ प्लस की जगह पे, देखो तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो 12 डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दो तो 6 आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 9 कर दूँ तो 3 आ जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाय 5 कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये बोला गया कि यहाँ प्लस की जगह पे क्या यूज़ कर लो, डिवाइड यूज़ कर लो। चलो जी, अब यहाँ पे डिवाइड यूज़ करो, 50 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 50 + 10 और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे तो चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 10 लो जी। तो इसे अगर काटोगे तो कितना आएगा, 5, और 5 को आगे फर्दर यहाँ पे लिख लो 50 डिवाइडेड बाय 5। अगर 5 को आगे फर्दर काटते हो तो कितना आता है आपके पास, यहाँ पे 10। आंसर इज ए ऑप्शन 10। आंसर इज ए ऑप्शन 10। क्या आएगा, 10 आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन। देखो टेलीफोन में 1 to लेके 0 to लेके 9 तक नंबर होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 0 भी वहाँ पे डायलिंग पैड पे है तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, यू गेट 0। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। आंसर इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए होपफुली यहाँ तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज अंकित। मैं स्वागत करता हूँ आपका ज्ञानम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2 बैचेस कंटेनिंग 100 and 160 टूरिस्ट arrive to see a fort. Each of the 2 batches is divided into groups of equal size to be accompanied by a guide. What is the largest possible number in which group so that the batches are equal? उसने ये कहा आपको कि 2 टूरिस्ट ग्रुप्स आए हैं भाई घूमने कहीं पे, एक बैच में या एक ग्रुप में 100 लोग हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में है आपके पास 160 लोग, ठीक है। वो कहते हैं कि उन लोगों का एक ग्रुप बनाना है जिसमें नंबर जो है सेम रहे। आपको बताना है कि उस ग्रुप का जो इक्वल ग्रुप्स बने मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, या एक ग्रुप में कितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका HCF चैप्टर का, ठीक है। आपको क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, 100 और 160 का क्या करना होता है भाई,
HCF लेना होता है, ठीक है। तो HCF लेने के कई तरीके हैं हमारे पास। एक तो मैं बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते चलता हूँ किससे, छोटे वाले नंबर से, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 60, 60 से फिर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 40, 40 से फिर प्रीवियस वाले को डिवाइड करते हैं, 50 को डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा भाई 20, ठीक है। लेकिन जब 20 से इस 40 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है 0, ठीक है। तो जो भी नंबर डिवाइड करके मेरे को इस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो वही मेरा क्या हो जाता है HCF, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स का 100 और 160 का HCF क्या होगा भाई 20, तो सो दैट 20 विल बी आवर आंसर, ठीक है। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते थे क्या कि भाई 160 और 100 का मेरे को HCF निकालना है, ठीक है। तो इनका HCF क्या होगा, इनका HCF वही होगा जो इन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये चेक करना था कि क्या सारे ऑप्शंस इनको डिवाइड करते हैं। जैसे आप 30 को चेक करोगे, क्या 30 डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 30 डिवाइड ही नहीं कर सकता, ना 100 को ना ही 160 को। 10 कर सकता है, हाँ भाई 10 की पॉसिबिलिटी है। क्या 60 डिवाइड कर सकता है, 60 नहीं कर सकता कोई से को भी, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक 10 दूसरा 20, लेकिन मेरा आंसर 20 होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। तो इन दोनों में लार्जेस्ट पॉसिबल कौन सा है 20, तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का भाई 20। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ही वर्क्स इट फॉर 10 डेज एंड देन बी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 42 डेज, द टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। उसने कहा ए है वो किसी काम को कर सकता है कितने दिन में, माफ करना भाई, ए कर सकता है उस काम को 80 डेज में। ए अगर उस काम को 80 डेज में कर सकता है, भाई ए का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/80। ने क्या किया, इस पे काम किया है कितने दिन 10 दिन। ए का 10 दिन का काम कितना हुआ 10/80, ठीक है 1/8। ए ने कितना काम कर दिया 10 दिन के अंदर 1/8, ठीक है भाई। तो रिमेनिंग काम कितना बचा 8 में से 1/8 अगर कर दिया तो रिमेनिंग काम मेरा बचा है 7/8 या 7/8, क्लियर है। और इस 7/8 को बी ने फिनिश करा है कितने दिन में 42 डेज में, ठीक है। आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हमारी टोटल, ठीक है। तो यानी कि अगर टोटल वर्क 8 था, इसमें से 7 काम को करने के लिए बी को कितना टाइम लगा है 42 डेज, ठीक है। यानी कि 7 की वैल्यू 42 42, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 48। यानी कि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 48 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है 80 दिन में। कराना किन से, दोनों से मिलके, ठीक है। तो मेरे को पता है मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ भैया, यहाँ 80 ए, ये वैल्यू किसकी है बी की। इन दोनों का मेरे को क्या चाहिए एलसीएम, क्योंकि मैं टोटल वर्क लेके चलता हूँ और टोटल वर्क क्या लेते हैं उनका एलसीएम। एलसीएम लेने का सबसे आसान फंडा क्या है कि ये बड़े वाला नंबर उठाओ 80, देखो दोनों से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता भी। 80 से अगला मल्टीपल 160, 160 भी नहीं होगा। 80 का तीसरे वाला मल्टीपल 240, तो 240 इससे भी हो जाएगा और इस 48 से भी हो जाएगा, ठीक है। अगर टोटल वर्क 240 है और उसको ए को काम पूरे काम को करने में 80 दिन लगते हैं, तो ए रोज कितना काम करता है भाई 3 यूनिट। अगर 240 काम को बी को करने में 48 डेज लगते हैं, तो बी का रोज का काम कितना है भाई 5। 3 और 5 कैसे आया, इस 240 को डिवाइड करा 80 से, इस 240 को ही डिवाइड करा 48 से। तो ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम ये करता है भाई, 5 काम ये करता है। ए प्लस बी एक दिन में दोनों मिलके काम कर देते हैं 8। मैंने काम कराना कितने हमसे 240, ठीक है। तो 240 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो मेरा आंसर आएगा 30। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहा 2 trains A and B start from the 2 trains start from station X and Y towards Y and X respectively. After passing each other, they take what 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Y and X respectively. If train A is moving at 45 किलोमीटर, A की स्पीड कितनी दे दी आपको 45 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन B। एक फिक्स पैटर्न होता है हमारा टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। ये पैटर्न क्या कहता है कि भाई मेरे को स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी
का रेशो हमेशा क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी। यहाँ मैं बी वाले को ऊपर रखूंगा अभी, ठीक है, और टाइम ऑफ ए, ठीक है। तो उसने स्पीड दी है मेरे को किसकी, ए की स्पीड कितनी आ गई 45, ठीक है। बी की नहीं पता तो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। टाइम ऑफ बी कितना है, देखो टाइम ऑफ बी है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट यानी कि अगर मैं इसको टोटल घंटे बनाना चाहता हूँ तो 20/60, 1/3, 3 3 और 1 10/3, यानी कि बी को टाइम लगा है कितना मेरा 10/3, ठीक है। ए को कितना टाइम लगा है 4 घंटे 48 मिनट। इस 48 मिनट को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डिवाइड करूँगा भाई 60 से, तो यहाँ से कितना आएगा 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 5 चौके 20, 20 और 4 24/5, ठीक है। यानी कि इसको टाइम लगा है 24/5, ठीक है। यहाँ ऊपर रखना है मेरे को किसको, ऊपर रखना है टाइम ऑफ बी और डिवाइड करना है इसको किससे, टाइम ऑफ ए से। जब मैं डिवाइड करता हूँ टाइम ऑफ ए से तो आपको पता है घूम के ऊपर चली जाएगी वैल्यू, 5/24 हो जाएगी भाई, ठीक है। ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। मेरे को यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं इस साइड स्क्वायर कर लेता हूँ। यहाँ क्या आएगा मेरा 45 ऑन स्पीड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को 50 और बटे 72, 72, ठीक है। अब मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा मेरे को भाई, ये 5 से 10 बार, ये 5 से 9 बार, ये 5 से फिर 2 बार, ये 5 से फिर 9 बार, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा ये 2 बचा है तो इस 2 से 72 कट जाएगा 36 टाइम्स, ठीक है। यहाँ क्या मिला है मेरे को, स्पीड ऑफ बी, क्लियर है। ऊपर इसका स्क्वायर मिला है भाई 9 का स्क्वायर, स्पीड ऑफ बी का स्क्वायर भी, तो इसको जब मैं क्रॉस में लेके जाऊंगा तो 36 किसका स्क्वायर होता है भाई, का स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। अब मैं अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना चाहूँ इस सारे में तो ये कॉमन लेके कट जाएगा भाई। स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी 9 × 6 यानी कि 54 km/h। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज। एक आदमी ने 320 आम को क्या है बेचा है, कितने पे बेचा है, जितना उसने कॉस्ट प्राइस पे किया था कितने का, 400 मैंगोज, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप अपनी तरफ से दिमाग में ही मान लो कि एक का कॉस्ट प्राइस कितना था भाई, एक। अब ऐसे समझो उसने सेल कितने किए भाई 320 मैंगोज, तो इन 320 मैंगोज का सीपी कितना रहा होगा, एक्चुअल में उसकी दुकान से कितना गया ये ध्यान रखना है आपने। एक्चुअल में उसने सेल किए 320, तो 320 ही उसकी दुकान से गया भाई। और एक का कॉस्ट प्राइस अगर एक था तो 320 का या 320 का कितना हो जाएगा 320, ठीक है। अच्छा, और कितने पे बेचा उसने, ए मैन सेल्स 320 मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज, यानी कि बेचे तो उसने कितने थे 320, लेकिन कितने में, ऐसा कितना मिला उसको, कितना कॉस्ट प्राइस है 400 मैंगोज का। तो अगर एक मैंगो का प्राइस 1 है तो 400 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 400 मैंगोज का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका क्या 400 रुपये, ठीक है। और एक्चुअल में ये है क्या मेरा सेलिंग प्राइस, 320 की जो चीज़ उसने खरीदी थी बेची कितने की है भाई 400 रुपये की। प्रॉफिट कितने का हो उसको 80 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे काउंट करता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट कितना था उसका 320, इसको सोल्व करूँगा तो 1/4 और परसेंटेज का 100 और से आता है साथ में, तो 1/4 यानी कि 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, द लॉस परसेंट, है ना। उसने कहा कि 15 टेबल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है 20 टेबल्स के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो आराम से चलते हैं इसको लेके। मेरे को एक्चुअल में क्या, मेरे को एक के कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस की जरूरत है, नहीं भाई। मेरे को कितना चाहिए कि 15 का कॉस्ट प्राइस इक्वेट करना है किससे, सेलिंग प्राइस से 20 के, है ना, ठीक है। तो करते हैं। अगर मैं मानूँ कि भाई 15 का मेरे को टोटल प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ कि एक टेबल का जो कॉस्ट प्राइस था वो सीपी ही था, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 का सीपी भाई 15 सीपी, यही बोला उसने कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल्स, और क्या है ये इक्वल है किसके भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स, 20 के एसपी के, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रेशो लेना चाहूँ तो क्या आएगा 5 से 3 बार, ये 5 से 4 बार, यानी कि सीपी ऑन एसपी की रेशो क्या आ जाएगी आपकी 4 और
3 क्रॉस करके 3 नीचे चला जाएगा ना। तो इसका कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट था, उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 यूनिट। तो कितने का नुकसान हुआ है भाई, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का नुकसान कितने पे, 4 पे, और गुणा 100, तो 1/4 गुणा 100 यानी कि 25%। ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। देन नेक्स्ट, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। कि कोई पंप है ए, वो कितने में टाइम में उसको फिल कर सकता है भाई, 2 आवर्स में। बिकॉज ऑफ ए लीक, वो कहते हैं कि उसमें एक लीक है जिसकी वजह से क्या हुआ है, इट टू 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। अगर अकेला पाइप ए उसको फिल करे तो उसको कितना टाइम लगता है भाई, 2 आवर्स। लेकिन उसमें क्या था, उस पाइप में एक लीकेज थी जिसकी वजह से कोई पानी निकल रहा था उसमें से, और उसकी वजह से उसको कितना टाइम लगा है, 2:1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, वो कहते हैं कि वो अगर मैं अकेले लीक वाले पाइप को चलाऊं और पाइप पूरा टैंक पूरा फिल है, तो वो लीक वाला पाइप जो है उस टैंक को कितने दिन में या कितने टाइम के अंदर खाली कर दे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं अभी, लेके चलते हैं। देखो ये जो है कौन सा पाइप, फिल करने वाला पाइप है, कितनी देर में इसको फिल कर सकता है, 2 आवर्स में। ठीक है, और उसको टाइम एक्चुअल में लगा कितना है, देखो जरा, उसको एक्चुअल में लगा है 3 दूनी 6 और एक 7/3 आवर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को टोटल काम चाहिए तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 2 और 7 का कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, कि अगर टोटल उसको काम करने कितने थे, 14, और वो 2 घंटे लेता है, 2 दिन लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7, है ना। 2 घंटे में अगर वो 14 काम करता है तो 1 घंटे में 7 करता होगा। और इस काम को टाइम कितना लगा है भाई, 7/3। ठीक है, अगर 14 काम को 7/3 घंटे लगे हैं तो 1 घंटे में हुआ कितना काम है, बेसिकली 3 ऊपर चला जाएगा, 7 से 2 बार 2 3 6। एक्चुअल में काम हुए कितने हैं, 6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये ए तो उसमें पानी डाल रहा है पाइप 7 लीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन पहुंच कितना रहा है वहाँ पे, 6 आवर्स। यानी कि कितना लीक हो रहा है बेसिकली, हर घंटे में 1। और ये लीक कौन कर रहा है, बेसिकली जो दूसरा पाइप है, लीक पाइप है ना। ये जो लीक वाला पाइप है 1 घंटे में कितना निकालता है भाई, 1 लीटर। तो निकालना कितना है बेसिकली 14, तो इसके लिए इसको कितना टाइम लग जाएगा, 14 आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। एन ओर कंटेन्स 12% कॉपर, हाउ मच किलोग्राम ऑफ ओर इज रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। ने क्या कहा अभी कि कोई और है उसमें 12% कॉपर है। और क्या होती है जब निकालते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्ट करके, उस और में कितने परसेंट कॉपर है भाई, 12%। कहते हैं कि कितनी और की जरूरत पड़ेगी मेरे को, अगर मेरे को कितने किलोग्राम कॉपर निकालना है, 69 kg। ठीक है, कितना कॉपर है उसमें बेसिकली 12%, और कितनी है मेरे पास, 69 kg। और इस 69 kg का मेरे को कितने परसेंट कॉपर मिलेगा, बेसिकली 12%। 12% में 16 आ जाएगा, kg है ना, काम बना लो या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 0 से 0। 12 में 108, कैरी 10, 12 6 72 और 10 80, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 28। क्लियर है। नेक्स्ट, स्टूडेंट सिक्योर 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फेल्स बाय 30 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट सिक्योर 32%, गेट्स 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड टू पास, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू। ये क्वेश्चन है आपका पास फेल वाला परसेंटेज कंसेप्ट का। अगर सपोज करो यहाँ पहले वाले नंबर उसके ये हैं, दूसरे वाले ये, पहले वाले मार्क्स कितने हैं उसके 20%, यानी कि यहाँ उसको 20% मार्क्स मिले। लेकिन अगर वो यहाँ कंडीशन पे आके फेल होना था, पास होना था, उसको कितने और चाहिए थे बेसिकली, 30 मार्क्स ये वाले। इस केस में उसको कितने परसेंट मार्क्स मिले दूसरे में भाई, 32%। लेकिन इसको पास से एक्स्ट्रा मिल गए कितने नंबर, 42 मार्क्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से परसेंटेज के डिफरेंस को इक्वेट करता हूँ किसके डिफरेंस से, मार्क्स के डिफरेंस से। तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है भाई, 20 और 32, इन दोनों का डिफरेंस है 12%। ठीक है, और 12% की वैल्यू कितनी आएगी, 30 और 40 70 और 2 72। ठीक है, तो 1% की कितनी आ जाएगी भाई, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड, पासिंग परसेंटेज पूछी है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकलती है भाई, पासिंग परसेंटेज निकलती है पासिंग मार्क्स
अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 मतलब टोटल मार्क्स आ जाएंगे मेरे पास 600। ठीक है, यानी कि मेरे पास टोटल मार्क्स की वैल्यू तो आ गई 600 और गुणा में 100, फॉर्मूला ही देता है मेरे को क्या चाहिए? पासिंग मार्क्स। देखो भाई, अगर उसको 20% मार्क्स मिले थे तो 20% मार्क्स किसका मिला होगा आपको? टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स हैं कितने? 600। इस 600 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 120, है ना, 10% 60। लेकिन स्टिल वो क्या था? फेल था। कितने नंबर से? 30 नंबर से। तो यानी कि अगर उसको ये नंबर भी मिलते 120 और ये 30 नंबर और मिलते, यानी कि टोटल कितने नंबर पे पास हो जाना था उसको? 150 पे या 150 पे। ठीक है, तो यानी कि उसको पासिंग मार्क चाहिए थे कितने भाई? 150। वो कैंसिल करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार या 4 टाइम्स। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा भाई? 25%, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वेयर्स आर 24 and 32. The perimeter of a third square equal in area to the sum of the area of the square. दो स्क्वेयर्स है मेरे पास भी, इनके पेरीमीटर कितने हैं? 24 और 32, है ना। देखिए 4a फर्स्ट वाले पेरीमीटर क्या है? 24। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास? a है भाई, वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट केस में क्या कहते हैं? 4a की वैल्यू कितनी है? 32। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 8, यानी कि एक स्क्वायर की साइड की लेंथ है 6, दूसरे वाले स्क्वायर की लेंथ कितनी है? 8 साइड की। तो उसने क्या कहा था? पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर, की कोई थर्ड स्क्वायर है उसका पेरीमीटर बताना है मेरे को। और क्या कहा है कि उस थर्ड स्क्वायर का जो एरिया है वो इक्वल है किसके सम के? द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर इक्वल इन एन एरिया टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स। ये जो दो मैंने स्क्वायर्स दिए थे इसने मेरे को, इनके एरिया के। अगर अच्छा इसकी साइड 6 है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। साइड मेरे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर करूंगा 36। ठीक है, इसकी साइड कितनी? 8, है ना, तो 8 का स्क्वायर करूंगा 64 या 64। ठीक, उसने कहा था जो थर्ड वाला स्क्वायर है ना भाई, थर्ड वाले स्क्वायर का एरिया कितना है? इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या आ गया मेरे पास? 100। यानी कि जो थर्ड वाला स्क्वायर है उसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 100, क्योंकि दोनों के सम के इक्वल है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास? 10। ठीक है, और इसका पेरीमीटर पूछा था। अगर साइड मेरे पास है तो पेरीमीटर कितना होता है भाई? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 को, तो आंसर आ जाएगा मेरा 40। करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज रनिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कि कोई रिवर है, वो कितनी, उसकी डेप्थ कितनी है भाई? 2 मीटर, चौड़ाई कितनी है उसकी? 45 मीटर, और उसकी स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इस अमाउंट, इसमें 1 मिनट के अंदर कितना वाटर जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए भाई कि रिवर काम कैसे करेगी। वो कहते हैं कि सपोज करो ये रिवर है, ये रिवर कितना जाती है? 1 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर की। सपोज कर लेते हैं ये पूरा डिस्टेंस है कितना भी? 3 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटे में। ठीक है, इस रिवर की डेप्थ मतलब ये गहराई ऐसे कितनी है भाई? 2 मीटर। ठीक है, और अगर ये ऐसे थी, डेप्थ मतलब नीचे की तरफ, इसकी ये विड्थ कितनी है टोटल? ये मेरी 45 मीटर। उसने क्या कहा कि पर मिनट में कितना फ्लो करता है वाटर। तो अच्छा 1 घंटे में कितना करता है पहले देखो? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट्स में कितना जाएगा वो? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बोलो या 3000 मीटर बोलो, एक ही बात है अभी। 1 मिनट में कितना जाएगा? इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा मैं इसको, 1000/60, 0.5 से 50, है ना। 1 मिनट में कितना जाता है? 50। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 1 मिनट में फॉलो करोगा। सपोज करो यहाँ तक है, 1 मिनट में यहाँ तक पहुँच। इसकी वॉल्यूम पूछिए, तो वॉल्यूम कैसे निकालता हूँ? ये कौन सी शेप बनेगी? बेसिक मेरी वॉल्यूम वाली है ना, तो वॉल्यूम निकालता हूँ मैं LBH से। बेसिकली इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी भाई 50। विड्थ उसने मेरे को दी थी कितनी? 45। और भैया डेप्थ उसने दी थी मेरे को कितनी? 2 मीटर। फिर तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 45 दूनी 90, और 90 को 50 से करूंगा तो 4500। फिर 45 मेरा आंसर
नेक्स्ट, स्पीड्स ऑफ 3 कार्स इन द रेशो ऑफ 3:4:5। इसने आपको 3 अलग अलग कार की स्पीड दे दी है, 3:4:5, और आपसे पूछा क्या था, रेशो बिटवीन टाइम्स द टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। वो कहता है कि 3 कार है मेरे पास, उनकी स्पीड का रेशो है 3, 4, 5। अगर वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करें तो उनके टाइम का रेशो क्या होगा, या उसको पर्टिकुलर टाइम कितना लगेगा उन तीनों ट्रेन्स को, उस टाइम की रेशो आपसे पूछी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, स्पीड देख लेते हैं एक बार। 3, 4, 5 स्पीड की बात करें तो सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, तुम अपनी तरफ से कोई डिस्टेंस मान लो। क्या डिस्टेंस मानोगे, सबसे अच्छा क्या होता है, कोई भी चीज़ माननी है तो उनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या लोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तुम। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये एलसीएम भी अगर नहीं याद रह रहा तो 5 और 4 20, 5 गुणा 4 20, 20 और 3 60। तो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस था 7। इस ट्रेन की स्पीड अगर 3 है तो ये 3 की स्पीड से इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लेगी, 20 घंटे या 20 मिनट ना, जो ऑप्शन 1 ऐसे ही है मेरे पास जिसमें से 20 है ना, बट सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी तो लिख सकते हैं ना 4 से सिंप्लीफाई करके। तो अगला भी चेक कर लेते हैं। इसकी स्पीड अगर 4 है, डिस्टेंस चलना कितना है 60, तो इस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगी वो, 15 में। ठीक है, इसकी स्पीड अगर 5 है, डिस्टेंस करना कितना है 60, तो इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर लेगी भाई, 12 में। यानी कि मैंने सही मार्क किया था, मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज वेज ऑफ 500 वर्कर्स इज 200 रुपीज, बट इट वर लेटर फाउंड दैट फॉर 2 वर्कर्स द वेजेस वर wrongly पुट एज 180 एंड 20 इंस्टेड ऑफ wrongly। ये इंपॉर्टेंट है, गलती से कितना लिख दिया भाई, तो केवल इसको 180 और 20 है ना, और एक्चुअल में थे कितने वो, 80 और 220। क्लियर है, कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट एवरेज। ठीक है, अच्छा वर्कर्स हैं कितने, 50, और मेरा एवरेज का कंसेप्ट क्या कहता है, एवरेज ये कहता है भी सम ऑफ डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। इस डेटा में क्या कहा उसने, एवरेज दी थी। अगर यहाँ से मैं सम निकालना चाहूँ तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू नंबर, क्या जाएगा सम। अगर मैं इसका टोटल सम निकालना चाहूँ तो भाई एवरेज कितनी है 500 और वर्कर्स कितने हैं, ठीक, वर्कर्स कितने हैं 500 और एवरेज कितनी है मेरी 200। ठीक है, तो 500 को मैं 200 से गुणा करता हूँ, 0 हर बार और 5 10, ये क्या आ गया उनका टोटल सम। ठीक है, बट हुआ क्या सम में, उसने क्या किया, गलती से 180 और 20 एंट्री कर दी या एंटर कर दिया उस डाटा में, था एक्चुअल में कितना वो 80 और 220 है ना। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ भाई, पहले मैं निकाल देता हूँ इसको, जो गलत उसने डाला था उसको एक तरीके से रिमूव कर देते हैं, कितना निकलेगा यहाँ से 200। ठीक है, और अगर करेक्ट करना है तो फिर जो सही डेटा है मेरे को वापस डालना पड़ेगा, कितना 80 प्लस 220 यानी कि 300। इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो देखो जरा कितना आएगा भाई, क्या जाएगा तुम्हारा, क्या 10,000 माइनस में माइनस 200 करोगे और प्लस 300 करोगे, और डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स से। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मेरे 500। एक्चुअल में इसमें होगा क्या, 100 जुड़ जाएगा 100, क्योंकि माइनस 200 करने प्लस करने 300, तो मैं प्लस कर देता हूँ ना 100 ही। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे किससे तुम, इससे, तो कैसे करोगे, 0 से 0, इस 0 से ये 0, ये कितनी बार जाएगा, 5 से 2 बार 0, फिर नहीं जाएगा और फिर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे देख सकते थे कि भाई देखो होना क्या है, 180 और मेरे पास 20, इसको तो आपने निकालना है ना। ठीक है, तो टोटल निकलेगा कितना उसके पास से 200, ये तो माइनस होगा, वापिस लेना कितना है, मतलब मेरा करेक्ट डाटा क्या है 80 और 220 यानी कि 300। 200 आप बाहर निकालोगे, 300 उसमें ऐड करोगे, तो एक्चुअल में हमने करना क्या है 100 ही ऐड करना है, और ये 100 ही क्या होता है मेरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई, है ना। जितना और डेटा आता है मेरे पास, ये जितना सम आता है उसी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ भाई, चाहे फिर अगर निकलता है तो मैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उसी रेशो में ना। आएगा तो 100 बटेगा कितने बच्चों में भाई, 500 में। ठीक है, तो 1/5 करोगे तो कितना 0.20 या हाँ 0.20, यानी कि ये 0.20 हर एक को मिलेगा, और उनकी एवरेज कितनी थी 200, और 0.20 और मिल जाएगा तो 200.20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ए कार कवर्स ए सक्सेसिव 3 इक्वल स्ट्रेचेस। कोई कार है, उसने क्या किया है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 बार, 3 स्ट्रेचेज है एक ही डिस्टेंस के। किस स्पीड से? पहली कार का स्पीड है भाई 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और तीसरी कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इफ़ एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस इज इट्स, उसने पूछा कि ओवरऑल स्पीड क्या होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, तुम कोई डिस्टेंस मान लो। क्यों? क्योंकि मेरे को एवरेज डिस्टेंस, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड क्या कहेगी मेरी भाई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन टोटल टाइम टेकन। मैं मान लेता हूँ कि भाई वो स्ट्रेच था कितना, सबसे बड़ा नंबर ले लो, इनमें से अगर डिवाइड होता है, नहीं तो एलसीएम ले लो ना। क्या क्या नंबर है मेरे पास, 10, 20 और 60। मैंने मान लिया भाई 60 किलोमीटर था वो डिस्टेंस ना, ठीक है। तो 60 60 60 60 60 60 के 3 स्ट्रेचेज हो जाएंगे, आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180। 60 डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, ये डी जो मैंने 60 लिया है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, 6 घंटे। उसी डिस्टेंस को अगर वो नेक्स्ट स्ट्रेच है जो सेम है डिस्टेंस का, 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, 3 घंटे। और उसी 60 किलोमीटर की स्ट्रेच को अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो कितना लगेगा, 1 घंटा, है ना। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि भाई मेरे स्ट्रेचेस इक्वल थे, है ना। तो जो मैंने लेट किया है फर्स्ट स्ट्रेच, उतना ही मेरा सेकंड और थर्ड भी रहेगा। तो उसको टोटल टाइम लग कितना गया, 6 और 3 9, 9 और 1 10 आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड उसकी 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट मेरा क्या है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। Welcome to the mock number 92 and the English section of it. I am Piyush Sardana, your Bud English language teacher. Let's check what we have in store as per the mock number 92. There we start with, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा word nearly same है in meaning as the word printed in bold. Traffic being what it is lamentable that our roads are unable to take the load. It is deplorable. Next, followed by, he's so garrulous that all sober persons should avoid his company. Garrulous की बात की जाए तो इसका डायरेक्ट मोटिव कहां चले जाएगा, being talkative. अब वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, इसलिए इसको garrulous भी बोला जा सकता है. Then we have is something which is not at all at par or is not thorough or profound. Something that talks about which is not thorough or profound, उसको superficial बोल सकते हैं जिस फैक्टर्स में वो डायरेक्टली जा रहा होता है. दूसरे फैक्टर्स का मतलब है समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो कि भेडोंग में जाता है. सुपरनैचुरल इज एक्स्ट्राफ्लुअस, तो आंसर वुड बी सुपरफिशियल. फॉलोड बाय पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेजर्स. इसका आंसर अगर डायरेक्ट बात करें तो वॉलप्ट्री बोला जाता है. वॉलप्ट्रियर का मतलब होता है जो पर्सन बहुत ज्यादा लग्जरी एडवांसेस में रहता है. देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी. सिंस यहाँ पे बात की जा रही है वर्ब फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो सोर्स आएगा दैट वुड बी कंसिडर एज योर फादर एंड हर. तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्हिच मेक्स इट ऑप्शन नंबर ए. आगे जाकर बात की जाएगी इसकी. इट सेज अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू. जब तक आप उसकी बुक वापस नहीं देते हैं वो आपसे बात नहीं करेगा. यहां पर भी एरर निकालना है सेम वे से. द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फॉलोड बाय फ्यूचर इंडेफिनिट. ये सेगमेंट टेंसेस का तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट हाँ, अनलेस वुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड until, which means getting your answer as 1. Followed by the information supplied to us were not as useful as we first thought it would be. Since यहाँ पर बात information की हो रही है, we can redeem on this fact that this subject being singular has to take a singular helping verb, thereby making the answer as was, hence choosing option C with bearing part 2. अगला है if I followed his instructions. यहां पर आपके पास है sentence improvement. आपको यहां से चेक करना है कि कैसे बनेगा. आगे could have लगा हुआ है, verb की थर्ड फॉर्म लगी है, तो that will be if I had followed, अगर मैंने किया होता. Next, once his crime was discovered, he had no option but to come clean. कम क्लीन का मतलब होता है कि वो चीज आपने आप माननी पड़ेगी, यानी आंसर वुड बी टू कन्फेस द क्राइम, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये है आपके पास एक रीअरेंजमेंट जहां पे है इट वाज नियरली 2 hours बिफोर डे ब्रेक. इसके बाद आपको सेगमेंट बनाना है. ये स्टार्ट इन तरीके से होगा. जब आप बोलते हैं कि ये स्टार्ट व्हेन से करेंगे तो वो बनता नहीं है. आप पी, आर या क्यू से करेंगे, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं.
P से करूंगा तो when he reached, अभी he नहीं आया. R में streets were deserted और bill की बात हो रही है जहां person है, उसके बाद we can relate that thing with he, which means ये start होगा A से. Then we have is this, आपके पास idiom दिया हुआ है let the bygones be bygones. इसका मतलब होता है जो आपका पास्ट है आप उसको वापस से इग्नोर कर रहे हैं कि भूल जाओ पुरानी बातें, मिट्टी डालो, which means ignore the past. He's a strange fellow, difficult है उसके साथ डील करना because it seems that he has a bee in his bonnet. Bee in his bonnet का मतलब होता है somebody's got an obsession about something, which means option number B. And there we go. Hope you enjoyed this. Good day.